Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India-Kuwait Strategic Partnership. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. कुवैत के बारे में देख लेते हैं, इसके लोकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो कुवैत एक छोटा सा वेस्ट एशियन कंट्री है। अब देखिए कुवैत को, तो इट इज़ लोकेटेड इन दिस मिडिल ईस्ट रीजन। देखिए वेस्ट एशिया रीजन को ही मोटा मोटा मिडिल ईस्ट रीजन कहते हैं। जब वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसको हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, और जब एशिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट एशिया। तो ये जो कुवैत है वो मिडिल ईस्ट कंट्री भी आप कह सकते हैं या फिर वेस्ट एशियन कंट्री भी कह सकते हैं। छोटा सा देश है बट ऑयल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है, तो ऑयल रिच कंट्री है एंड इट इज़ ऑन द नदर्न एज ऑफ अराबियन पेनिनसुला। तो ये अराबियन पेनिनसुला है जिसका सबसे मेजर कंट्री है सऊदी अरबिया, उसके नदर्न टिप पे है ये। अगर इसके बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके नॉर्थ में और वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड में जो देश है वो है इराक। इराक के साथ कुवैत का जो एक वॉर हुआ था 1990 में, उस पर मूवी भी है एयरलिफ्ट, और उसके बाद से ही अमेरिका और कुवैत और इराक, इनके बीच में एक इक्वेशन डेवलप हुआ वेयर यूएस बिकेम एंटी इराक, and in 2003 again another war was started by US against Iraq, जिसमें फिर सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया गया एंड ही वाज पुट ऑन ट्रायल इन द US। तो भी इराक के साथ हॉस्टिलिटी का हिस्ट्री रहा है कुवैत का ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन टाइम, एंड दैट लीड टू वॉर बिटवीन इराक एंड द US एज वेल। चलिए वापस से अभी आते हैं कुवैत के ऊपर। तो कुवैत की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके नदर्न और वेस्टर्न साइड में इराक है, और इसके सदर्न रीजन में सऊदी अरबिया है, एंड इट शेयर्स इट्स कोस्ट इन द पर्सियन गल्फ इन द ईस्टर्न साइड। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए कुवैत में, तो कुवैत के अंदर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एमिरेट सिस्टम है। एमिरेट मतलब देयर इज अ मोनार्क, but at the same time the monarch is bound by certain constitutional norms। तो जो एमिर ऑफ कुवैत हैं, मोनार्क ऑफ द कुवैत हैं, इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड होल्ड सिग्निफिकेंट पावर्स। और ये जो एमिर का पोजीशन है, हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज एमिर ऑफ कुवैत, इज ए हेरिडेटरी पोजीशन विच बिलोंग्स टू अल सबा फैमिली। जैसे यहाँ पे अल साउद फैमिली है सऊदी अरेबिया में, विच इज इन पावर। कुवैत के अंदर अल सबा फैमिली इज इन पावर। भारत और कुवैत के रिलेशंस की बात की जाए तो इंडिया हैज़ बिन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद कुवैत राइट सिंस बिगिनिंग। अर्लियर कुवैत वाज अ प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ ब्रिटिशर्स। प्रोटेक्टरेट मतलब इन जनरल ऑटोनोमस था, बट इसकी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स तय करते थे। तो टिल 1961 कुवैत वाज ए प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ ब्रिटिशर्स। उसके बाद से इसको फुल ऑटोनॉमी मिली, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक टाइज with Kuwait following its independence from British Protectorate in 1961। अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात की जाए तो कुवैत सप्लाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस टू इंडिया। इट इज सिक्स्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। और भारत के कई सारे लोग कुवैत में रहते हैं। इनफैक्ट अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए, मतलब अलग अलग देशों से आने वाले जो टेक्नोक्रेट्स हैं या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों की बात की जाए, तो भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है इन कुवैत एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में कुवैत विजिट किया। इस 2 दिन के विजिट के दौरान भारत और कुवैत के बीच में एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुई, जिसको कहा गया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो नाउ यू कैन से कि इंडिया एंड कुवैत हैव एलिवेटेड देयर टाइज टू द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इस साल भारत ने कई सारे देशों के साथ अपने जो रिलेशन है उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड किया, जैसे मलेशिया के साथ। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, मैंने 2 महीने पहले जब मलेशिया के साथ भारत ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था तो डिस्कस किया था। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत 2 देश अलग अलग एरियाज ऑफ
कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और फिर उन एरियाज में टेंजिबल एक्शन प्लान डेवलप किए जाते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वे प्रधानमंत्री बने आफ्टर 43 ईयर्स टू विजिट कुवैत। तो इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने 1981 में कुवैत को विजिट किया था। दैट मीन्स any prime minister has visited Kuwait after 43 years. The last visit by an Indian prime minister was Indira Gandhi ji in 1981. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट, ये एक बाई एनियल रिपोर्ट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार पब्लिश की जाती है। इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी का नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे पब्लिश की जा रही है सिंस 1987। तो साल 2023 से पहले साल 2021 में ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। साल 2023 वाला रिपोर्ट अब जा करके कंप्लीट हुआ है और पब्लिश हुआ है। दैट इज द न्यूज। सो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हैज नाउ बीन पब्लिश्ड। वैसे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021 वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 2022 ओनली। तो अभी से पहले जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था वो था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। उसके पहले जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था दैट वाज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो हर 2 साल पे पब्लिश होता है। ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, इट इज 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड इट हैज बीन नाउ रिलीज्ड रिसेंटली। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 1 या 2 दिन पहले बस रिलीज किया है। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने इसको हाल फिलहाल में रिलीज किया है। द रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल अबाउट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। उसके अलावा फॉरेस्ट कवर के अलावा ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, कार्बन स्टॉक कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट को मेनली डिराइव किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। सैटेलाइट रिसोर्स सैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट रिलीज्ड बाय या लॉन्च्ड बाय इसरो, उससे डेटा निकाल करके ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को डेवलप किया गया है। फॉरेस्ट कवर की अगर बात कर ली जाए तो मोटा मोटा डेफिनेशन समझ लीजिए फॉरेस्ट कवर का क्या डेफिनेशन है एज पर दिस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कोई भी ऐसा एरिया, मिनिमम 1 हेक्टेयर एरिया, जिसका 10% रीजन कम से कम ट्री कैनोपी से ढका हुआ हो, वैसे एरिया को कहा जाएगा फॉरेस्ट कवर। तो 1 हेक्टेयर एरिया है, उसमें कम से कम 10% एरिया जो है इट मस्ट हैव ट्री कैनोपी, देन ओनली दैट रीजन विल बी नोन एज फॉरेस्ट कवर। तो इस तरीके से वैसे एरियाज को कैटेगराइज किया गया है एज फॉरेस्ट इन दिस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के की फाइंडिंग्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या आउटकम्स हैं। तो भारत का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओवरऑल हमारे टोटल एरिया का 25.17% पाया गया है। तो भारत का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, जिसमें से अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात की जाए तो इट इज 21.76 फॉरेस्ट कवर एंड 3.41 इज ट्री कवर। मतलब अभी 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 10% एरिया अगर फॉरेस्ट कैनोपी से ढका हो, ट्री कैनोपी से ढका हो, तो हम लोग उसको फॉरेस्ट कहते हैं। बट कहीं कहीं पे तो एक दो पेड़ भी होते हैं ना, तो उनको फॉरेस्ट ना कह करके हम लोग कहेंगे ट्री कवर। तो पूरे देश का 21.76% लैंड जो है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, 3.41% लैंड जो है वहाँ पे ट्री कवर है। और साल 2021 में जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, दैट वाज 17th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसकी तुलना में लगभग 1445 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है दिस टाइम। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि थोड़ा ही सही बट ओवरऑल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड
in 18th Indian State of Forest report as compared to the 17th one. कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो कार्बन स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है। देखिए कार्बन स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन द नेचुरल सिस्टम सच एज फॉरेस्ट, सॉइल एंड ओशन। तो क्या मतलब है? देखिए अभी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं ट्रीज और उसमें से कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्रीज जो हैं वो कार्बन को स्टोर कर करके अपने ही पार्ट, बॉडी पार्ट को क्रिएट करते हैं, ब्रांच के फॉर्मेट, लीव्स के फॉर्मेट में। तो उन कन्वर्जन को द कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विच इज स्टोर्ड in the form of forest, and then the leaves when they die then they are they become part of soil. तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर से जो कार्बन लगातार एब्जॉर्ब होता रहता है, जो ट्री, प्लांट या सॉइल का हिस्सा बनाता है, या कार्बन ओशन के अंदर जो एब्जॉर्ब होता रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन स्टॉक। ओशन के अंदर भी तो कई सारे मरीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होता है, तो वो भी तो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। उसको CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बन को अपने पास स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो भी एटमॉस्फेयर से कार्बन एब्जॉर्ब होता रहता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन stored in these natural systems like forest, soil and oceans. अब अगर बात की जाए कार्बन स्टॉक की, तो भारत का कार्बन स्टॉक 2.29 बिलियन टन्स इंक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 2005 लेवल। तो ये सब पेड़ पौधे सब क्या हैं? कार्बन स्टॉक हैं। और कार्बन स्टॉक हैज इंक्रीज्ड बाय 2.29 बिलियन टन्स as compared to what was the level of carbon stock in 2005 लेवल। भारत का लक्ष्य अंडर पेरिस क्लाइमेट डील जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 में फाइनलाइज किया गया था, जिसको अप्लाई किया गया है ईयर 2020 से। बट पेरिस agreement was signed in 2015. It has got applied by 2020. तो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत हर देश ने कुछ अपने कमिटमेंट्स किए हैं टुवर्ड्स कर्ब ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हर देश ने अपने खुद के डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के कमिटमेंट किए हैं कि हम ये काम करेंगे टुवर्ड्स कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत ने भी कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, जिसको कहा गया है भारत का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC। उस पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भारत ने अपने कमिटमेंट्स किए हैं, दे आर मेनली 5 सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको नाम दिया गया है पंचामृत स्ट्रैटेजी। उन पंचामृत स्ट्रैटेजी में से एक कमिटमेंट ये भी है भारत का कि इंडिया विल डेवलप ए टोटल कार्बन सिंक ऑफ एटलीस्ट 2.5 बिलियन टन्स बाय 2030। इंडिया विल बिल्ड an additional carbon sink of at least 2.5 billion tons by 2030 with respect to 2005 level। अच्छी बात यह है कि 2.5 बिलियन टन्स का जो हम एक्स्ट्रा कार्बन सिंक या कार्बन स्टॉक डेवलप करना है बाय 2030, उसमें से 2.29 बिलियन टन्स हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं आज पर दिस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर एब्सोल्यूट एरिया की बात की जाए तो लगभग 85,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है मध्य प्रदेश का, वो ट्री या फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। अगर इंक्रीज की बात की जाए कि पिछले फॉरेस्ट सर्वे और इस फॉरेस्ट सर्वे के बीच में किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज रजिस्टर किया है, तो इट इज छत्तीसगढ़, रिकॉर्डेड लार्जेस्ट इंक्रीज सिंस 2021। अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि जितना भी जोग्राफिकल एरिया उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, उसकी बात की जाए तो लक्षद्वीप विल कम एट द टॉप विथ 91.33% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, फॉलोड बाय मिजोरम, और तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है, जैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी ओवरऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर मिला लिया जाए, ओवरऑल फॉरेस्ट कवर हैज डिक्लाइंड।
देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर घटा है दैट इज 327.3 स्क्वायर किलोमीटर। मिजोरम हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट लॉस इन फॉरेस्ट कवर अमंगस्ट ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम के अंदर भी ओवरऑल फॉरेस्ट कवर घटा है इन द ट्यून ऑफ 83.92 स्क्वायर किलोमीटर। अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी एरिया का 1 हेक्टेयर एरिया का मिनिमम 10% रीजन ट्री कैनोपी से कवर्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट। बट अगर 10 से लेकर के 40% है तो उसको कहा जाएगा ओपन फॉरेस्ट, यानी कि बहुत कम डेंसिटी वाला फॉरेस्ट। 40 से लेकर अगर 70% तक अगर उसका एरिया का एरिया ट्री कैनोपी से कवर्ड है देन वी कॉल इट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगर उस एरिया का 70% या उससे ज़्यादा रीजन ट्री कैनोपी से कवर्ड है देन वी कॉल इट वेरी डेंस फॉरेस्ट। That is the categorization of forest into 3 categories: open, moderate and very dense forest. 10 to 40% अगर canopy covered है tree cover से then it is open, 40 to 70 then it is moderate, 70 से ज़्यादा तो very dense। और ओवरऑल बात की जाए तो जो लास्ट सर्वे था 17th और 18th सर्वे के बीच में जो डिफरेंस है उसमें अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि देयर हैज बीन डिक्लाइन इन मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट एरिया। थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन है इनमें, वेरी डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रू रेफ्यूजीज एंड देयर रिहैबिलिटेशन इन त्रिपुरा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये ब्रू ट्राइब जिसके बारे में हम ये डिस्कशन अभी करेंगे उसको एक दूसरे नाम से ही बुलाते हैं, वो है रियांग। ये ब्रू या रियांग ट्राइब की अगर बात की जाए तो ओरिजिनली दे वेर इनहैबिटेंट्स ऑफ मिजोरम। मिजोरम के रहने वाले लोग, ये देखिए मिजोरम की बाउंड्री देखिए। अब मिजोरम के अंदर जो मेजॉरिटी ट्राइब है वो है मिजो ट्राइब, और वहाँ पे थोड़े से नदर्न साइड में यहाँ पे रहते थे ट्राइब्स जो है ब्रू या रियांग ट्राइब। अब मिजोस और ब्रू ट्राइब के लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता था। ये है मिजोरम स्टेट। मिजोरम स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो है मिजो, माइनॉरिटी कम्युनिटी वो है ब्रू या रियांग ट्राइब। देयर यूज्ड टू बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन मिजोस द मेजॉरिटी एंड रियांग या ब्रू द माइनॉरिटीज। मिजो ट्राइब का कहना है कि ये ब्रू या रियांग ट्राइब के लोग जो हैं वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यहाँ के नहीं हैं, इसलिए इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के अक्सर कन्फ्लिक्ट होता रहता था। एक मैसिव कन्फ्लिक्ट हुआ इन द ईयर 1997, और उस कन्फ्लिक्ट में हुआ क्या कि जो मिजो कम्युनिटी है वो तो मेजॉरिटी में है, उसने कई सारे ब्रू ट्राइब या रियांग ट्राइब के लोगों को फोर्सफुली अपने स्टेट से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। सो देयर वाज ए कन्फ्लिक्ट, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं, मिजो वर्सेस ब्रू, एंड दैट कन्फ्लिक्ट फोर्स्ड अबाउट 33,000 ब्रू कम्युनिटी मेंबर्स, ट्राइबल मेंबर्स, टू मूव आउट ऑफ मिजोरम एंड सेटल इन रेफ्यूजी कैंप्स इन त्रिपुरा। तो बॉर्डर तो त्रिपुरा के साथ ही शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से जब ब्रू ट्राइब के लोग बाहर निकलेंगे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट टू सेव देयर लाइफ, तो कहाँ जाएंगे? त्रिपुरा में ही जाएंगे। दे सेटल्ड इन रेफ्यूजी कैंप्स इन त्रिपुरा। कई सालों तक वो त्रिपुरा में ही रहे, और धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो फिर त्रिपुरा की सरकार ने भारत सरकार को कहा कि अब तो ठीक है, यहाँ पे जब तक कन्फ्लिक्ट था तब ब्रू ट्राइब के लोग जो है त्रिपुरा के अंदर रेफ्यूजी कैंप्स में जाकर के रह रहे थे। बट अब त्रिपुरा की सरकार ने जब नॉर्मलेसी रिटर्न हुई, व्हेन थिंग्स बिकेम नॉर्मल, तो त्रिपुरा की सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि ब्रू ट्राइब के लोगों को वापस से उनके ओरिजिनल प्लेस दैट इज मिजोरम में जाकर के रीसेटल कराया जाए यहाँ पे। लेकिन कई सारे ब्रू ट्राइब के लोग जो हैं वो वापस से मिजोरम नहीं जाना चाहते थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट दैट कुड अराइज अगेन। प्लस मिजोरम की सरकार भी नहीं चाहती थी कि ब्रू ट्राइब के लोग आएं ताकि कन्फ्लिक्ट फिर से ना शुरू हो जाए।
तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला गया। दिस सॉल्यूशन वाज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट का मतलब एन एग्रीमेंट बिटवीन 4 साइड्स। इसमें से 4 साइड जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसके बेसिस पे ये ब्रू और ट्राइब के लिए फाइनल सॉल्यूशन निकाला गया, वो 4 साइड्स थे: त्रिपुरा की सरकार, मिजोरम की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ब्रू ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और फैसला किया गया कि इनको त्रिपुरा के अंदर ही सेटल कराया जाएगा, इनको मिजोरम में रिपैट्रिएट बैक नहीं किया जाएगा, इनको वापस से मिजोरम नहीं भेजा जाएगा। इनको त्रिपुरा में सेटल कराने के लिए भारत सरकार त्रिपुरा सरकार को कुछ एक अच्छा खासा फंड देगी, सो दैट ब्रू ट्राइब वुड बी मेड अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा। उनका त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया जाए, एंड आइडेंटिफाइड एज एसटी ट्राइब ऑफ त्रिपुरा, नॉट मिजोरम। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, करंट न्यूज़, कि भारत सरकार ने 821 करोड़ का फंड दिया है त्रिपुरा की सरकार को, और जिसकी मदद से लगभग 37,500 ब्रू ट्राइब के लोग जो हैं वो त्रिपुरा के अंदर सेटल कराए जाएंगे। अगर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लिया जाए ब्रू ट्राइब के लोगों के बारे में, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो दे आर सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी इन त्रिपुरा आफ्टर त्रिपुरी कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर भी वही सिनेरियो है, जैसे मिजोरम के अंदर मिजोज आर मेजॉरिटी and Bru were minority. त्रिपुरा के अंदर भी त्रिपुरीज आर majority and now Bru would be the second largest tribal community in Tripura. They are one of the 75 PVTGs, primitive vulnerable tribal groups in India. And माना जाता है कि they came from San Plateau of Myanmar. इनके ट्राइब को 2 मेजर क्लैन में डिवाइड करके देखा जाता है, या 2 मेजर क्लैन में डिवाइडेड है, मेक्सका एंड मोलसोई। दे प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड इनका जो लैंग्वेज है उसका नाम है कॉबरू लैंग्वेज। दे फॉलो वेस्वनिज्म, अ गुड परसेंटेज ऑफ देम फॉलो हिंदुइज्म, और उसके अंदर भी वेस्वनिज्म सेक्ट, एंड उनके डांस का नाम है होजागिरी डांस। तो चूंकि ये ब्रू ट्राइब के लोग हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में इन सब एरिया से प्रश्न आ सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब आफ्टर त्रिपुरीज इन त्रिपुरा, वन ऑफ द 75 पीवीटीजी, सान रीजन, सान प्लेटू रीजन से आए हैं म्यांमार के। मेस्का एंड मोलसोई, झूम कल्टीवेशन यानी कि सेफ्टी कल्टीवेशन, लैंग्वेज कोबुरी, होजागिरी डांस एंड वेस्वनिज्म सेट को फॉलो करते हैं हिंदुइज्म के अंदर। ब्रू ट्राइब के लोगों के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सरल सा प्रश्न है कि ये जो ब्रू इशू है उसका ओरिजिन क्या है, इम्प्लीकेशंस एंड रिसेंट सॉल्यूशन क्या है। जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आराम से आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। बट इस आंसर में आपको एक ही काम और करना होगा, आपको मैप बनाना होगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप बना करके ये रीजन कम से कम आपको दिखाना होगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट बना कर दो और फिर ये रीजन मीजो, ब्रू, त्रिपुरा, ये दिखा करके आप आंसर करो। तो बाकी जो लिखा है वही सब आंसर है, बट हर सवाल में जहाँ तक संभव हो आप जरूरत पड़े तो मैप जरूर बनाओ, उससे आपका आंसर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट UN ब्रह्मा अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो 21st उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड हैज बीन गिवन टू 21st Upendranath Brahma Soldier Humanity Award has been given to Anuradha Koirala ji, social activist from Nepal. तो ये हैं अनुराधा कोइराला जी, उनको उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड, जिसका नाम है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2024, वो दिया गया है। दिस उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड इज गिवन बाय UN ब्रह्मा ट्रस्ट इन एसोसिएशन विथ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। ये जो अवार्ड विनर होते हैं उनको एक मोमेंटो दिया जाता है एंड ए साइटेशन एज वेल एज 2 लाख रुपी इन चेक। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बारे में अगर देखा जाए, थोड़ा सा फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं। तो इट्स अ वेरी रेवर्ड पर्सनालिटी, आपने भी इनका नाम जरूर सुना होगा। हर साल जब ये उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड दिया जाता है तो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता ही हूँ। मेंस में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। एक बार फिर भी रिवीजन कर लेते हैं, वैसे ये सारी बातें आपको पता ही होंगी।
तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी बोडो सोशल एक्टिविस्ट and he was also a former president of all Bodo Student Union. He was born in Kokrajhar district and he was given title of Bodofa, that is guardian of Bodos, posthumously, मरने उपरांत. He died because of cancer. Very young age में he died because of cancer. And he was conferred this title of Bodofa. उनको Bodofa title दिया गया after his death on 8th May 1990. उनके डेथ एनिवर्सरी को बोडोफा डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है ताकि उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग याद कर पाएं. हिज डेथ एनिवर्सरी इज 1 मई. असम सरकार ने पिछले साल ही फैसला किया 2023 में कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को, दैट इज 31 मार्च को, हम लोग स्टूडेंट डे या छात्र दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे. तो बोडोफा टाइटल मिला उनको 8 मई को, डेथ एनिवर्सरी उनकी 1 मई जिसको हम लोग बोडोफा डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी उनकी 31 मार्च जिसको हम लोग स्टूडेंट डे या छात्र दिवस की तरह ऑब्जर्व करते हैं. उन्हीं के नाम के आगे ये उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया जाता है, जो इस साल दिया गया है नेपाल के सोशल एक्टिविस्ट अनुराधा कोइराला जी को. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. गन शिल्पी सूर्यदास जी पासेज अवे. अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. हो सकता है इनके पर्सनालिटी के बारे में पूछ ले, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही. तो सूर्यदास जी को प्यार से नाम दिया गया गन शिल्पी, पीपल्स आर्टिस्ट. इज ए वेरी रेस्पेक्टेड एंड रिवर्ड असमीज फोक सिंगर. बट वो अपने आप को वॉन्डरिंग आर्टिस्ट के लिए बतुरुआ शिल्पी, apologies for my mispronunciation, but he would like to call himself wandering artist. इनके बारे में अगर मेंस में आ गया प्रश्न तो आपको ये लिखना है कि वो अपने आप को हमेशा वॉन्डरिंग आर्टिस्ट कहते थे, बिकॉज उनका मानना था कि ही डज नॉट परफॉर्म फॉर फेम और फॉर्च्यून. ही परफॉर्म टू एक्सप्रेस द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन masses थ्रू हिज म्यूजिक. हिज मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग मानू देखी सो and was released in 1980s and it became a kind of anthem in Assam during those days which delivers social messages. तो ये पॉइंट कम से कम याद रखोगे तो 10 मार्कर के आंसर में कुछ तो लिख पाओगे अगर मान लीजिए सूर्यदास जी के बारे में प्रश्न आ गया तो. हाल फिलहाल में ही इज ए न्यूज बिकॉज सूर्यदास जी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84 ईयर्स. इनके ऊपर एक छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एनआईए से संबंधित दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. एनआईए को तो 2008 के बाद बनाया गया था. एनआईए के जो डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द प्रेसिडेंट. तो कैबिनेट कमिटी उनको अपॉइंट करती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेक्सस रिपोर्ट. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. इन्वेसिव स्पेसीज से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है. नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, अनइंटेंशनली भी कभी कभार इन्वेसिव स्पेसीज ट्रांसफर हो जाते हैं. सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही. किसान कवच, अगेन सिंपल क्वेश्चन. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.